फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज में टेस्ट 80 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जितने भी दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस में है ग्राम पंचायतों का संगठन, गौवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह और समान नागरिक संहिता। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह जो है ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, और ये जो है ये संविधान में जब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आए तो उनके बाद में ये जोड़ा था। ठीक है, क्योंकि देखिए संविधान में बाद में किस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, तो उनके अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए जो मुफ्त कानूनी सलाह जो दी जाएगी, इसको 42वें संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। मतलब इन चारों में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कितने मतलब होंगे इसमें। तो देखिए, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा जो प्रदत्त नागरिक हैं उनके मूल कर्तव्यों में से है। ठीक है, तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर हमें इसका आंसर देना है कि केवल 1 और 2 है, केवल 2 है, केवल 1, 3 और 4 है, या 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे चारों हैं। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। केवल 1, 3 और 4 यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं एक बार और देख लेते हैं, यही मूल कर्तव्यों में आएंगे। ठीक है, पहले वाले में है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, यानी भारतीय संस्कृति मिश्रित है ना, तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशन के लोग, धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इस वजह से मिश्रित संस्कृति की समृद्ध जो विरासत है उसकी रक्षा करना, तो ये मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 दिया गया ना, तो तीसरे में है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये भी इसमें है। व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलाप जो क्रियाकलाप होते हैं उनके सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और भी ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से काम हो, तो उसके लिए कोशिश करना, प्रयत्न करना, ये भी मूल कर्तव्य में आता है। अच्छा, यहाँ पे जो सामाजिक अन्याय से कमजोर जो वर्ग हैं उनकी रक्षा करना मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये जो है बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो एकदम करेक्ट है, यही वाला यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, वो एकल संक्रमणीय या फिर हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित में से एक कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिए 4 जो है ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें ये बताना है कौन सा सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ठीक है, मतलब उत्तराधिकारी अभी तक आया नहीं है, उसको उत्तराधिकारी चुना नहीं गया है, और जो इनका कार्यकाल कंप्लीट भी हो गया है, तो जब तक ये चुना नहीं जाएगा तब तक ये पद पर रहेंगे। ठीक, उसके बाद है निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। मतलब निर्वाचन मंडल में जो जितने भी सदस्य रहते हैं, अगर वो नहीं है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो हम इनके जो चुनाव है उनको स्थगित कर दें। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है
ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है, ठीक है, वो स्थगित किया जा सकता है। यही यहाँ पे गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। देखिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का जब मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर स्थगित तो नहीं किया जा सकता, मतलब ना तो उसको स्थगित किया जा सकता है, ना ही उसे अवैध ठहराया जा सकता है, इस बात के लिए कि राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाए और ये मतलब कि उसमें जो नामावली जो है, मतलब उसमें जितने भी सदस्य हैं उनको उनके अधूरा रहने पर, ठीक है, तो इनकी चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही कह दिया है कि ना तो हम उनको रद्द कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही मतलब उनको अवैध भी नहीं ठहराया जा सकता है। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य, संसद एमएलए अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। विधानसभा का अगर सदस्य है तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उस अपने सदस्यता छोड़नी होगी, जैसे निर्वाचित हो गया उसके तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन पांचों में से हमें ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद कि एक सांसद अथवा विधानसभा का जो सदस्य है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, और परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसे छोड़नी होगी, ठीक है। ये जो है संविधान का अनुच्छेद 59(1), ठीक है, 59(1) जो है उसके अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का कोई अगर सदस्य है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना जो स्थान है उसको राष्ट्रपति के रूप में जब उसने पद ग्रहण किया तो उसने उस स्थान को रिक्त छोड़ दिया है, ठीक है। तो वही जैसे ही पद ग्रहण करेगा उसका जो स्थान होगा विधानसभा में वो जो है खाली हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124? तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन से संबंधित है वो भी जो शक्ति है मतलब उसका यूज अनुच्छेद 123 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महाअनुभव जो उपराष्ट्रपति महाअनुभवी जितने भी 2 यहाँ पर्सन दिए गए हर एक ऑप्शन में, वो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा या उच्चायुक्त के पद पर रहे होंगे, ठीक है। राजदूत बने होंगे या फिर किसी उच्च जो पद हैं उच्चायुक्त उस पर रहे होंगे। तो देखिएगा ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जे.एस. पाठक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी.वी. गिरी, के.आर. नारायण और डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.डी. जत्ती और के.आर. नारायणन। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी.वी. गिरी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो 1949 से 1952, 1949 से 1952, ठीक है। ये जो टाइमिंग है मतलब 1952 तक के ये यूएसएसआर जो है उसमें भारत के राजदूत थे, ठीक है। तो कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और वी.वी. गिरी जो है वो 1947 से 1951 तक के सिलोन जो कि श्रीलंका में है उसके मतलब उसमें भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे, ठीक है। और बाकी यही दोनों ऑप्शंस हैं। बाकी जो यहाँ पे जो है दिए गए हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री रहे हैं उपराष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है। और के.आर. नारायण जो है वो चीन के राजदूत रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ पे बोला गया है कि राजदूत भी हों और उच्चायुक्त भी हों, तो राधाकृष्णन राजदूत है, वी.वी. गिरी उच्चायुक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, ऑप्शंस हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री,
कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं वो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यानी यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के अगर सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव, पहले बात तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किसमें कब मतलब लागू होता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास को निर्धारण करने के लिए, मतलब कि इसके लिए विश्वास हेतु इसको लाया जाता है। ठीक है, और ये भी विपक्ष के जो लोग होते हैं वो इसको लेकर के आते हैं। यदि ये लोकसभा में पारित अगर हो गया तो मंत्री परिषद जो होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो है मतलब के लिए जो है ये अविश्वास प्रस्ताव लागू होगा, अगर ये पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को पद से त्याग देना पड़ेगा। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसमें जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने पक्ष में वो वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।